चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन है, सर्कुलर प्लेट्स है एंड this being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at a constant rate with time. The magnetic field arising due to displacement current के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हम दो सर्कुलर प्लेट्स ऐसे पैरेलल में रखी हुई लेते हैं और ये उनका एक्सिस है। तो ये एक्सिस से जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस r है और मैक्सिमम ये डिस्टेंस रेडियस है प्लेट का। So this is r. So r वेरी होता है। And we have been asked a question that the magnetic field arising due to displacement current is how much? Now हमें पता है कि b r का वैल्यू जो है b as it changes with r is given by mu naught epsilon naught upon 2 into dE by dt into r. This equation is valid for when r is less than r, capital R. For मैं यहाँ लिखूँ this is valid for r is less than r. So ऐसे r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ती जाएगी। Br therefore is proportional to r. Therefore B increases and reaches a maximum value. So r यहाँ पर ये जो पेरिफेरी है यहाँ पर r की वैल्यू मैक्सिमम होगी। Therefore Br की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, ये पेरिफेरी और यहाँ पर। So Br will have a maximum value over here. So अगर उस चीज को हम ध्यान में रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन 1 जीरो एट ऑल प्लेसेस ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ बी इंक्रीजेस ओवर हियर एंड रीचेस मैक्सिमम वैल्यू एट द पेरिफेरी। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो ये भी गलत है बिकॉज बी वेरीज एज आर। और 4 जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड, जीरो ये भी गलत है। नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। सो इसलिए वी विल चूज ऑप्शन नंबर 3 फॉर दिस। ये जो इक्वेशन है इसका एक डेरिवेशन भी है विच वी कैन, जैसे बी डी एल इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, हमें पता ही है आई अपॉन आई जो डिस्प्लेसमेंट करंट और जो रेगुलर करंट है उसके बीच में। और वी कैन वर्क ऑन दिस, इसको हम आगे ले जाके वी कैन प्रूव दैट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ई बाई डी टी इंटू आर। बट इस वीडियो में इसमें इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, बट वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस एंड कम टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं। An unpolarized light beam traveling in air is incident on a beam of refractive index 1.73 at Brewster's angle. Then what will happen? चार ऑप्शन दिए गए हैं, Brewster's angle है, refractive index में भी। अब हमें पता है कि n is equal to tan of IP polarizing angle, 1.73 किया है तो tan IP। So IP की वैल्यू इससे अगर हम ये √3 हो जाएगा, so actually this is √3 tan IP, so उससे पता चलेगा कि IP की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, tan 60 is √3. Since the angle is, since the light is incident at Brewster's angle, reflected light will be completely polarized and the angle of reflection will be equal to IP is equal to 60 डिग्री। ये Brewster's angle पे इंसिडेंट है। so अगर हम ये इंटरफेस ले लेते हैं तो ये जो है इट इज इंसिडेंट एट Brewster's angle। सो इसका मतलब क्या बनता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, ये दूसरे मीडियम में उसका रे जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी हमें पता है। और जो पोलराइजिंग एंगल होगा वो भी होगा 60 डिग्री होगा। सो IP इज इक्वल टू 60 डिग्री ले सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन जो दिए है रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is close to 60 degrees. So we'll choose option number 1 for this. So this is how we will solve question number 27. 28th question की तरफ बढ़ते हैं। Question number 28. Two identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. New force of repulsion between them. So हमें ये सिचुएशन दी गई है कि इनिशियल फोर्स वो होगा k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर।
is the initial force between the two. So let us say this is A and this is B, ये sphere A और B है. So initial condition में क्या है कि ये Q है, इसके ऊपर चार्ज Q है और इसके ऊपर चार्ज Q है और ये distance between them is R. So initial force KQ square upon R. अब क्या किया जाता है कि another charge, एक दूसरा sphere C, इसको इसके पास लाया जाता है. और थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि ये चार्ज शेयर करेंगे. तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि दिस विल हैव चार्ज Q2, इसके ऊपर भी चार्ज Q2 रहेगा, ये डिस्टेंस R है और इसके ऊपर तो चार्ज Q है, ये हो जाएगा. तो दोनों चार्ज शेयर कर लेंगे. अब हम क्या कर रहे हैं कि स्फीयर को लेके इसको टच कर रहे हैं. तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि इसके ऊपर Q/2 चार्ज है और इसके ऊपर Q है और वी आर ब्रिंगिंग Q/2 हियर. जैसे ये यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों वापस शेयर करेंगे. टोटल चार्ज है 3/2, Q प्लस Q/2 इज 3/2. सो सिचुएशन ये हो जाएगी कि इसके ऊपर चार्ज रहेगा Q/2, यहाँ पर ये चार्ज शेयर करेंगे, 3/2 को हाफ में करेंगे. सो दिस विल हैव चार्ज 3Q/4, 3Q/4 और इसके ऊपर भी चार्ज होगा 3Q/4. अब फाइनली इसको निकाल दिया जाता है. सो फाइनल सिचुएशन क्या होगी कि इसके ऊपर Q/2, ये डिस्टेंस R और इसके ऊपर चार्ज 3Q/4 हो जाएगा. अब हमें फोर्स निकालना है. तो फोर्स विल बी इक्वल टू K Q/2 into 3Q/4 upon R square. So this will be equal to how much? इसको हम further solve करते हैं. So this will be equal to F K Q square upon R square into 3/8. So पहले फोर्स KQ square upon R square था into 3/8. So ये न्यू फोर्स होगा, इसको मैं F2 बोल देता हूँ. So F2 will be equal to F into 3/8 and therefore we'll choose option number 4. Question number 29. A container has two chambers of volume V1 and V2 separated by a partition made of thermal insulator. So ये एक है V1 और ये दूसरा. This is 2 liters. V1 is equal to 2 liters और ये V2 is equal to 3 liters. ये है और ये बीच में है partition made of thermal insulator. The chamber contains N1 equal to, यहाँ पर 5 moles है और यहाँ पर 4 moles है, N1 और this is N2. प्रेशर P1 इज इक्वल टू, यहाँ पर P1 है 1 atm, यहाँ पर प्रेशर है 2 atm. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure. So ये जब पार्टीशन खोल देंगे तो गैस मिक्स होंगे, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा. अभी हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, टेम्परेचर क्या होता है. और हमें पता है कि फॉर एन आइडियल गैस U, टोटल एनर्जी जो होती है, इज इक्वल टू 3/2 nRT. So U is proportional to nRT and that would imply U is proportional to P. Now total energy initially कितने, इसके कारण हम क्या कहते हैं, तो U is proportional to P1. So total initial energy will be equal to P1 V1 plus P2 because energy is proportional to P2. P1 V1 is का P2. This will give us total initial energy and this should be equal to total final energy. So P1 V1 plus P2 V2. This should be equal to the total final energy. That will be equal to P final into final volume. So P final will be equal to P1 V1 plus P2 V2 upon P final. सारी वैल्यूज हमें पता है. P1 वैल्यू है 1, वॉल्यूम है 2 प्लस P2 है 2 और वॉल्यूम 3 और टोटल फाइनल वॉल्यूम हमें पता है will be 2 plus 3 5. So this will give me 3 to the 6, 6 plus 2 8 upon 5, 8 upon 5, that will be 1.6 atmosphere. So option number 2. So that will be प्रेशर फाइनली इन दिस पर्टिकुलर वेसल. इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमने एनर्जी का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमें टेम्परेचर का कोई इंडिकेशन नहीं है, टेम्परेचर की कोई वैल्यू नहीं दी गई है. टेम्परेचर की वैल्यू अगर दी गई होगी तो वी माइट हैव यूज PV इज इक्वल टू NR, बट टेम्परेचर नहीं है इसलिए हमने एनर्जी का यूज किया, एनर्जी कंजर्वेशन.
Question number 30. Is a particle of mass m is moving around the origin with a constant force F pulling it towards the origin. If Bohr model is used to describe its motion, the radius r of the nth orbit and the particle's speed v in the orbit depends on ns. Okay. So यहाँ पर हमें mechanics और Bohr's model का conversion है यहाँ पर. तो we will use the derivation of Bohr's model. सबसे पहले ये बताया गया कि mass m है और constant force F pulling towards the origin. That means हम कह सकते हैं कि ये जो force है F, that is the centripetal force, so we could say mv square upon r is equal to F. And therefore we could write down implies v square is equal to F r upon m. Strong equation दे देते हैं. Now by Bohr's equation, mvr is equal to nh upon 2 pi. So m square v square r square is equal to n square h square upon 4 pi square. So यहाँ से भी v square की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो we will get n square h square upon 4 pi square into 4 pi square into m square r square. So this is equation. और ये दोनों वैल्यूज v square की हम अगर हम इक्वेट करते हैं तो we will get f r upon m is equal to n square h square upon 4 pi square m square r square. अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं r क्यूब के फॉर्म में, so r क्यूब will be equal to ये r square और ये r मल्टीप्लाई कर देते हैं, so we will get n square h square. एक m कैंसिल होगा तो मैं टाइम सेव करने के लिए वो एक m कम लिख देता हूँ, यहाँ पर है 4 pi square, so n square h square upon 4 pi square into m. So this will imply that r cube is proportional to n square, and that would imply r is proportional to n raised to 2 by 3. ये equation 3 देते हैं. Okay. अब ये जो पहला इक्वेशन था उसमें हमने देखा था कि v square is proportional to r. यहाँ पर v square is proportional to r. हमें एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये सारे जो क्वांटिटीज है वो कांस्टेंट है. n is fixed, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास फिक्स्ड है, f भी कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट फोर्स. देयरफॉर हमने r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर दिया. n की वैल्यू वेरिएबल थी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट, सो n की वैल्यू वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, इसलिए वी कुड गेट दिस. सो r इज प्रोपोर्शनल टू n टू के 2 raised to 2 by 3. यहाँ पर हमने देखा है कि v square is proportional to r. f is a constant, v square is proportional to r. So we could say v square is proportional to n raised to 2 by 3. क्योंकि v square is proportional to r and r is proportional to n raised to 2 by 3. So v square is proportional to n raised to 2 by 3. From this, I can write down v is proportional to n raised to 2 by 3 into 1 by 2. That will be equal to n raised to 1 by 3. So v is proportional to n 1 by 3 and r is proportional to 2 by 3. And therefore, we will go for option number 3. r is proportional to n raised to 2 by 3, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, और v is proportional to n raised to 3. Option number 4. In the next video, we will look at question number 31 onwards. Thank you.